माँ, बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। उसकी माँ उसे पुचकारती। तुम तो कितने दिनों से कह रही हो आ जाएंगे आ जाएंगे, पर वो आते क्यों नहीं? इस बार कन्हैया कुछ नाराज स्वर में बोला तो माधवी बिना कोई जवाब दिए अपने काम में लग गई। कब से देख रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या करेगी ये अनाज फटक फटक कर? कन्हैया ने उस बोरे को जोर से लात मारी जिसमें माधवी साफ किए हुए अनाज जमा कर रही थी। कन्हैया, बहुत नटखट हो गया है तू। अब मुझे परेशान ना कर, काम करने दे और तू जा यहाँ से। माधवी के स्वर में हार और गुस्से से उपजी मिश्रित तलखी थी। कन्हैया गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद माधवी अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी। कन्हैया के पिता को घर से गए आज पूरे 6 महीने बीत चुके थे, पर वो कहाँ है भी या नहीं, कोई संदेशा नहीं। बाहर सांझ का धुंधलका बढ़ता जा रहा था और भीतर माधवी अपने बीते दिनों के उजालों में खोती चली जा रही थी। ढेरों खुशियां लेकर आई थी वो सुबह। माधवी के पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे जब से उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सुबह ही उठकर नहा धोकर तैयार हो गई और फिर अपने पति को जगाने पहुंची। शादी के 7 साल बाद भी आज वो खुद को किसी नई नवेली दुल्हन सी महसूस कर रही थी। अपने चेहरे पर फिसलती ठंडी उंगलियों की नरम छुअन से गोविंद मुस्कुराया और उसे अपने पास खींच लिया। अब उठ भी जाओ, वो उसके बालों पर अपनी उंगलियां फेरती हुई बोली। क्या इतनी जल्दी उठकर घर भर में फिरने लगी? अरे सूरज को तो जग जाने देती। थोड़ी देर और सो जा। उसने अपनी बाहों का घेरा उसके चारों ओर कस लिया। सूरज जग चुका है, तभी तो तुम्हें जगाने आई हूँ। जल्दी से नहा धो लो और चलो, मंदिर चलते हैं। इतनी सुबह? लेकिन क्यों? मैं नहीं जाने वाला। वो दूसरी ओर मुंह फेर कर सो गया। भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद भी तो करना है। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई तुम्हें जो सवेरे सवेरे बावली हुई जा रही है? और कहाँ जगह है सूरज? मुझे तो अब तक कहीं लालिमा भी नजर नहीं आ रही। यहाँ जगह है तुम्हारा सूरज। वो धीरे से अपने पेट पर गोविंद का हाथ रखकर बोली। शर्म से उसका सिर नीचे झुक गया था। आई, क्या बोल रही है? सच में? गोविंद खुशी से उछलकर बैठ गया। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अरे मेरी जान, मेरा सूरज तो पहले से मेरे पास है। अब तो मुझे बस चंदा चाहिए। मेरी गुड़िया जो अपने नन्हे नन्हे पैरों में पायल पहन उसके रुनझुन से सारे घर को झनकृत कर देगी। एक बेटा, एक बेटी और तेरे जैसी सुगढ़ धरनी। गोविंद तो इस धरती का सबसे धनवान इंसान बन जाएगा रे। उसकी बात सुन माधवी मुस्कुराई और बोली, अब जिसने इतना धन दिया है, क्या उसे धन्यवाद भी ना दोगे? अरे सिर्फ धन्यवाद क्या, आज तो मैं पूरे 151 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो रुक, मैं अभी नहा धोकर आता हूँ। कहते हुए गोविंद तेजी से वहां से चला गया। बहुत धन नहीं था उनके पास, फिर भी वो धनी थे। रोज गोविंद अपनी साइकिल के पीछे साड़ी और सूट की एक बड़ी सी गठड़ी बांधकर निकल जाता। गांव गांव हाट बाजार में घूम घूम कर साड़ियां बेचना, यही उसका पेशा था। गांव वाले उसके घर आकर भी अपनी जरूरत के कपड़े ले जाया करते थे। सप्ताह में एक दिन वो शहर जाता और कपड़े खरीद लाता था। उसकी साइकिल में बंधी ये पोटली ही उसकी जमा पूंजी थी। जितनी कमाई होती वो उनके जीने के लिए पर्याप्त थी। पति पत्नी और 5 साल का कन्हैया
इन तीन लोगों के बीच ही उनकी पूरी दुनिया समाई थी। गांव वाले भी इस घर की खुशियों को देखकर जल उठते थे। गांव में कई लोग थे जो गोविंद से बहुत अधिक कमाते थे, पर उनमें से किसी के घर वो सुख शांति ना थी जो गोविंद के घर बसती थी। पर वो कहते हैं ना, नियति जिंदगी का कब कौन सा पन्ना पलट दे कोई नहीं जानता। एक शाम जब गोविंद एक मेले से लौटकर घर आ रहा था तो रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई। जाड़े की वो एक ठंडी शाम थी। ऐसा लगता था जैसे सूरज भी इस ठंड से बचने के लिए जल्दी विदा होना चाहता हो। वक्त से पहले शाम गहराने लगी थी। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। घर का रास्ता अब भी करीब 2 किलोमीटर से अधिक लंबा था। वो इतनी भारी गठड़ी सिर पर रखकर भी नहीं जा सकता था। मदद की कोई उम्मीद ना पाकर वो धीरे धीरे साइकिल को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि झाड़ियों से दो काले साए प्रकट हुए और उसकी ओर बढ़ने लगे। कौन हो भैया तुम दोनों? आने वाले की मनसा से अनजान गोविंद ने आवाज दी। उसने पास पहुंचने तक वो दोनों खामोश ही रहे। अरे बोलते क्यों नहीं? कौन से गांव के हो? उसने फिर से पूछा। क्या करोगे परिचय जानकर? चुपचाप ये पोटली हमें दो और निकलो यहाँ से। उनमें से एक भारी आवाज में बोला। पोटली नहीं तो तुम लोग? हाँ, हम लोग वही है जो तुम समझ रहे हो। अब ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और अब छोड़कर भागो यहाँ से। ऐसा मत करो भैया, रहम खाओ, गरीब आदमी हूँ। इस पोटली के सिवा जीवन चलाने का और कोई साधन नहीं हमारे पास। जरा सोचो, परिवार कैसे चलेगा मेरा? जल्दी करो, कोई आ जाएगा तो मुसीबत होगी। एक ने दूसरे से कहा। चुपचाप बात मानते हो या हम अपनी औकात में आए? दूसरा गुर्रा कर बोला। गोविंद भी चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं था। मैं नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, और ये मत समझो कि तुम डराकर मुझसे जीत जाओगे। अरे अभी भी मैं तुम जैसे 5 को उठाकर पटक सकता हूँ। तुम हाथ लगाकर तो दिखाओ। साइकिल खड़ी कर वो उनके आगे सीना तानी खड़ा हो गया। तभी एक ने औजार निकाल ली और उसकी गर्दन से सटा कर बोला। ये आसानी से मानने वाला नहीं है, खत्म कर देते हैं साले को। गोविंद को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पास एक ऐसा कोई खतरनाक हथियार भी होगा। उसे तो लगा था वो बस उसे डराकर लूटना चाहती है। फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर की एक लात उसके पेट में मारी। हथियार के साथ ही वो दूर जा गिरा। वो तेजी से अपनी साइकिल धकेलकर भागना चाहता था, पर तभी एक भारी लोहे की रोड उसके सिर से जा टकराई और वो लड़खड़ाकर वही जमीन पर गिर पड़ा। आंखें बंद होने से पहले तक उसके कानों में पड़ते रहे उन लुटेरों के कुछ भीतर तक छलनी करते शब्द और उसकी साइकिल के दूर जाने की आवाज। शाम ढलकर रात में बदल चुकी थी। चूल्हे पर रोटी सेकती माधवी का मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। वह कई बार उठकर दरवाजे तक भी गई और दूर रास्ते तक नजर गड़ाकर वापस लौट आई, पर वो ना नजर आया जिसके दिखने की आस थी। इतनी देर तो वो कभी नहीं करता, आज भला क्या बात हो गई? वो मन ही मन सोच रही थी। फिर खुद को समझाती, काम में देर हो गई होगी, अभी आता ही होगा। मैं भी ना, वो ठीक ही कहता है। मैं छोटी छोटी बात से बिना कारण परेशान हो जाती हूँ। अपने आप को समझाकर वो उठी। रोज की तरह उसने समय पर कन्हैया को खाना खिलाकर सुला दिया।
जब तक कन्हैया जगा हुआ था, उसकी बकबक के बीच उसकी सोच को विराम लगा हुआ था। पर उसके सोते ही वो फिर से चिंता के बादलों के बीच घिर गई। इंतजार में धीरे धीरे रात के 11 बज गए। ये बहुत हो गया, इतनी देर तो कभी नहीं होती। आज जाने क्यों मेरा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है। अब मैं यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती, मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना ही होगा। सोचते हुए वो उठ खड़ी हुई। एक नज़र कन्हैया पर डाली तो वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अभी वो उठकर दरवाज़ा खोलने जा ही रही थी कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। लगता है आ गए। मैं भी खामाखा परेशान हो रही थी। वो तेजी से भागते हुए दरवाजे तक पहुंची, पर दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। गांव के ही दो लोग, लाखन और शंकर, गोविंद को थामे खड़े थे। गोविंद का सारा बदन खून से नहाया हुआ था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। माधवी, संभालो खुद को, ये घबराने और हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। अभी इसी वक्त गोविंद को लेकर अस्पताल जाना होगा। बहुत खून बह गया है। गोविंद को अपनी बाहों में थामकर खड़ा शंकर बोला। पर हुआ क्या? किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने पूछा। ये तो हमें भी नहीं पता। हम दोनों काम से शहर गए थे। आज लौटने में देर हो गई। जब लौट रहे थे तभी हमने देखा ये रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा था। हम दोनों इसे उठाकर यहाँ तक ले आए। लाखन बोला। बहुत बहुत उपकार आप दोनों का। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली। भैया, अब आप दोनों का ही सहारा है। आज मदद कर दो बस। जिंदगी भर गुलामी करा लेना। घबराई हुई माधवी ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है माधवी। दुख सुख में तो अपने गांव वाले ही काम आते हैं ना। इसे अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तू तो बस जल्दी से घर में जो पैसे वैसे है और अस्पताल में ज़रूरत आने वाली चीज़ों की पोटली बांध ले। मैं अभी आता हूँ। तब तक ये लाखन यहीं खड़ा है, कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में खबर आग की तरह सारे गांव में फैल चुकी थी। सारे लोग उसके दरवाजे पर जमा होने लगे। गांव का प्राथमिक चिकित्सालय हमेशा बंद ही रहता था और गांव दो झोला छाप डॉक्टरों के बलबूते पर चल रहा था। गोविंद की हालत देख उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और सबने मिलकर यही तय किया कि इसे शहर के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाए। आनन फानन में ही सारी तैयारी कर ली गई। मुरारी की मोटरसाइकिल के पीछे शंकर गोविंद को थामे बैठा था और माधवी गांव के ही एक लड़के केशव, जो रिश्ते में दूर का चचेरा भाई लगता था, के मोटरसाइकिल के पीछे सहमी सी बैठ गई। अपने घर और बेटे को अपनी पड़ोसन उर्मिला के हवाले कर माधवी शहर की ओर बढ़ गई। गोविंद को होश आने में पूरे 7 घंटे लग गए। सबने भगवान का धन्यवाद किया कि आखिर वो बच गया। फिर आने का वादा कर पड़ोसी दूसरे दिन शाम को अपने घर चले गए। माधवी अब अकेली गोविंद के पास बैठी उसके सिर पर बंधी पट्टी को देख रही थी। सूनी आंखों से गोविंद ने एक नज़र माधवी को देखा, फिर कहीं और देखने लगा। अपनी कुर्सी को खींचकर माधवी उसके और पास आ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चुपचाप बैठी रही। उसे उम्मीद थी गोविंद कुछ बोलेगा, पर वो तो जैसे काठ का हो गया था। अब तो सब ठीक है ना? फिर क्यों इतने परेशान हो?
कुछ देर के इंतजार के बाद उसने भरे गले से पूछा, क्या ठीक है? सब खत्म हो गया माधवी? अब मैं आगे क्या करूँगा? कहाँ सब खत्म हुआ है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। और इतना क्यों सोचते हो? लुटेरे कोई हमारी तकदीर लूट कर तो नहीं ले गए। तुम देखना, हम दोनों मिलकर फिर से संभल जाएंगे। और वैसे भी मुझे तो इस धन संपत्ति की कोई परवाह ही नहीं। तुम सही सलामत हो, मैं इसी बात से खुश हूँ। और अब ऐसी रोनी सूरत बनाकर मुझे और दुखी मत करो। माधवी की बातें गोविंद के हृदय में हिम्मत जगा रही थी, पर भीतर ही भीतर वो ये सोचकर परेशान था कि ये सब इतना आसान नहीं है। पर माधवी से ये सब कह के वो उसे और दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए खामोश ही रहा। 10 दिन बाद वो घर लौट आए। कन्हैया का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये पहला ऐसा वक्त था जब वो अपने माता पिता से इतने दिनों तक दूर रहा था। उनसे मिलने के बाद वो एक ही बात दोहरा रहा था कि वो अब कभी भी अकेला नहीं रहेगा। वो जहाँ भी जाएंगे उन्हें कन्हैया को साथ ही ले जाना होगा। और उसके इस जिद को माता पिता दोनों ने सिर झुकाकर स्वीकार भी कर लिया। कुछ दिनों में परिस्थिति सामान्य नजर आने लगी, पर वो अभी भी सामान्य नहीं थी। ऊपर से तो अब गोविंद पूरी तरह ठीक था, पर कभी कभी उसके सिर के बीच में तेज दर्द उठता था, इतना कि उसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता और वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता। गांव वालों ने उसे समझाया, सरकारी अस्पताल में अच्छे से इलाज नहीं हुआ होगा, तुम एक बार फिर से शहर जाकर किसी बड़े डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते। पर गोविंद टालता रहा। एक तो उसका काम बंद हो गया था और दूसरा उसकी बीमारी के कारण घर के खर्च बढ़ गए। पर माधवी नहीं मानी, वो उसे इस दर्द में नहीं देख सकती थी। अपने पास उसने कुछ पैसे इसी तरह के बुरे दिन के लिए जोड़ रखे थे। गोविंद लाख मना करता रहा, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिरकार गोविंद को उसके आगे झुकना ही पड़ा। उसी शाम बस पकड़कर वो लोग शहर के लिए निकल गए। इस बार कन्हैया भी उनके साथ था। कुछ दिनों तक गोविंद का लगातार इलाज चलता रहा। बार बार शहर आना जाना और महंगी महंगी दवाएं। गोविंद का दर्द तो कम हुआ, पर घर की सारी जमा पूंजी निकल गई। क्या काम करे, कैसे कुछ नया काम शुरू करे? वो अब सारा दिन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता। एक दिन जब वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, तभी दामोदर उसके पास आया। दामोदर उसी गांव का एक गरीब किसान था, जिसके पास पहले जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, पर उसकी स्त्री के इलाज में वो भी हाथ से निकल गया। तब से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। किसी तरह वो दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाता था। जब भी वो गोविंद से टकराता, उसकी स्थिति हमेशा फटे हाल ही नजर आती थी। आज उसे देखकर गोविंद पूरी तरह चौंक गया। वो पहले वाला दामोदर नजर नहीं आ रहा था। नया कुर्ता, साफ सफेद धोती, सिर पर पगड़ी के साथ उसने नई घड़ी भी कलाई पर बांध रखी थी। ये चमत्कार कैसे हुआ, गोविंद पूछना चाहता था। कैसे बात शुरू करूं, इसी पर विचार कर रहा था कि दामोदर बोला, अब कैसी तबीयत है भाई? तबीयत तो ठीक ही है, पर क्या सब ठीक तो है ना? कहते हुए दामोदर उसके पास आकर बैठ गया। अब तुमसे क्या छिपाना भाई, काम धंधा सब चौपट हो गया और खर्च है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ।
अब तो ऐसा लगता है जैसे कुछ दिनों में ही खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो आगे क्या सोचा? सोच सोच कर थक गया, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। तुम्हारी हालत मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ भाई, आखिर मैं भी इन्हीं हालातों के बीच से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुमसे भी तो मेरी हालत कुछ छुपी नहीं है। वही मैं अभी तुमसे पूछने का साहस जुटा रहा था, कोई नया काम शुरू किए क्या? इतना बदलाव कैसे? अरे अपने इस छोटे से गांव में ऐसा क्या है जो कोई कुछ करे? सारा जीवन मजदूरी में निकल जाएगा और पेट भर अनाज भी नहीं जुटा पाओगे। फिर इधर उधर जाने के लिए तुम्हें साइकिल की भी ज़रूरत होगी, और तुम्हारी साइकिल तो कितने शौक से अभी कुछ दिन पहले ही तो नई साइकिल खरीदी थी, पैसे जोड़कर। कमबख्तों ने उसे भी नहीं छोड़ा। अब जब खाने का ठिकाना ही नहीं तो साइकिल कहाँ से लूँगा? पुराने दिन तो अब बस सपने बनकर रह गए हैं। वो मायूसी से भरकर बोला, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पुराने दिन फिर से वापस आ सकते हैं। उसकी बात कान में पड़ते ही वो तनकर बैठ गया। क्या सच में? पर कैसे? उसके स्वर में उतावलापन था। मैं सच बोल रहा हूँ, ये संभव है, पर यहाँ इस गांव में नहीं। अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो तुम्हें इस गांव से बाहर जाना होगा। बाहर? पर कहाँ? बहुत सारे राज्य हैं जहाँ मजदूरों की बहुत मांग होती है। और वहाँ किस तरह का काम करना होगा? एक नहीं, वहाँ 17 तरह के काम होते हैं। मैं धान की दुआई के लिए गया था, वहीं से जो पैसे कमा कर लौटा था वो अब तक चल रहे हैं। अभी 3 दिन बाद फिर से निकल रहा हूँ। धान की कटाई का समय चल रहा है ना। काम की कोई कमी नहीं उधर, रहने खाने सबकी बढ़िया व्यवस्था, और पैसे तो मिलते ही है। पर कहाँ जाना होगा? मेरे कुछ पहचान वाले तो इस बार गुजरात और असम जा रहे हैं, पर मैं आंध्र प्रदेश जाऊंगा। एक तो वहाँ हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और दूसरा वहाँ रहकर मैंने देखा है काम का ज़्यादा दाब भी महसूस नहीं होता। जल्दी ही काम खत्म होने से लौट आऊँगा। अच्छा, तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ? जाने का तो मैं चला जाऊं, पर माधवी, उसे यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर जाना। अकेले क्या, सारा गांव तो साथ है यहाँ। देखा नहीं तुम्हारी विपत्ति में सब कैसे तुम्हारे साथ खड़े हो गए। हाँ, सो तो है। देख, ज़्यादा सोच विचार ना कर। अगर जाना चाहते हो तो मुझे बता देना। कल बस का टिकट भी निकालना है, और परसों सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। भाई, मैं आज माधवी से बात करके कल सवेरे ही तुम्हारे घर पर आता हूँ। ठीक है, राम राम। दामोदर तो चला गया, पर गोविंद के मन में एक उबाल छोड़ गया। अब वो जल्दी से जल्दी माधवी से बात करना चाहता था। माधवी को तलाशते हुए वो घर के पिछवाड़े में पहुंचा, जहां वो उपले थाप रही थी। उसे देखते ही बोली, देखो, सूखे हुए उपले मैंने बोरी में भर दिए हैं। तुम इसे ले जाकर बिरजू भैया को दे आना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कितने माधवी? 20 रुपये या फिर 30 रुपये? इससे क्या होगा, एक दिन के नून रोटी का इंतजाम हो जाएगा। माधवी हंसते हुए बोली, तू हर वक्त इतना खुश कैसे रह लेती है रे? क्या तुझे कभी कोई तनाव नहीं होता?
तनाव कैसा, तू है ना मेरे साथ। मेरी हर विपत्ति को अपने सिर पर रखने वाला, तेरे होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है क्या? और अगर मैं ही ना रहा तो? गोविंद हंसता हुआ बोला, माधवी भी मर जाएगी। पगली, कुछ भी कहती है। और तू क्या भागवत बाँच रहा था? क्यों ऐसी बातें करके मुझे दुखी करता है? मैं हंसती खेलती नहीं भाती क्या तुझे? मुझे माफ़ कर दे। कहते हुए गोविंद ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की तो माधवी ने गोबर सना हाथ आगे कर दिया और बोली, भूल गए क्या हम कहाँ खड़े हैं? कहीं भी शुरू हो जाते हो। अगर किसी की नज़र पड़ गई तो? अरे अपनी बीवी को गले लगा रहा हूँ, किसी पड़ोसन को नहीं। कहीं इच्छा तो नहीं? वो जोर से खिलखिलाई। किस बात की? वही पड़ोसन को गले लगाने की। तू अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ। वो माधवी के पीछे भागा, फिर खुद ही चिल्लाया, अरे रुक जा पगली, ऐसी हालत में तेरा यूँ भागना सही नहीं। चाहकर भी तब गोविंद उसे बता नहीं पाया। उस वक्त माधवी के चेहरे पर जो खुशी थी वो उसे छीनना नहीं चाहता था। अभी रहने देता हूँ, रात को उससे बात करूँगा, कहकर वो घर से बाहर चला गया। गोविंद लाख समझाने की कोशिश कर रहा था पर माधवी थी कि वो मान ही नहीं रही थी। बहुत समझाने के बाद भी वो बोली, मैं तुम्हें ज़रूर जाने देती अगर तुम पूरी तरह स्वस्थ होते। कितनी मुश्किल और मन्नतों के बाद अब जाके कुछ ठीक हुए हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माधवी, और बस 3 महीने की तो बात है। 3 महीने कैसे बीत जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, जो भी करना है इस गांव में ही शुरू करो। और वैसे भी बात 3 महीने की हो या फिर 3 दिन की, जब एक बार कह दिया कि परदेश नहीं जाना है तो बस नहीं जाना है। गोविंद उसे मना मना कर अब थोड़ा चिढ़ गया था। उसने गुस्से से दूसरी ओर करवट बदल ली। कुछ देर चुप रहने के बाद भी माधवी की कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वो तेज आवाज में बोला, सही कहते हैं लोग, ये औरतें मर्द के पैरों की बेड़ियां ही होती है। 7 फेरों की जंजीर के साथ ही 7 गांठ लगाकर वो जीवन भर के लिए अपना गुलाम बना लेती है। फिर तो आदमी की ना कोई इच्छा रह जाती है और ना कोई ख्वाहिश। औरतें 7 फेरों में 7 गांठ लगाकर तुम्हारे शरीर को कैद नहीं करती, बल्कि वो तो अपनी जान टांग देती है तुम्हारे प्राण के साथ। फिर जीवन भर उसका यही कर्तव्य रहता है कि वो अपने प्राणों से भी बढ़कर भी तुम्हारी रक्षा करे। उसने गोविंद को अपनी ओर खींचने की चेष्टा की तो गोविंद ने उसका हाथ झटक दिया। स्वार्थी होती है वो, ये भी अपने लिए ही करती है। उसकी इस बात पर माधवी ने चुप्पी साध ली। मैं कोई आत्महत्या करने नहीं जा रहा माधवी। जरा सोचो कैसे चलेगा घर। अभी कुछ महीने बाद ही तुम्हारा प्रसव का दिन आ जाएगा। कोई नहीं जानता उस वक्त क्या हो, कितना खर्चा हो। भूल गई केशव की घरवाली के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने को कहा। पैसे नहीं थे हाथ में। उसके जुगाड़ में लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ता रहा और जब तक पैसे जमा हुए बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका था। घरवाली भी मरते मरते बची। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता।
मैं नहीं चाहता माधवी, मुझे मेरे जीवन में कभी वैसे दिन देखना पड़े। मेरी गुड़िया के आने से पहले मैं अपनी सारी तैयारी कर लेना चाहता हूँ। तू क्यों बिना बात मुझे रोक रही है? देख, अगर कल सुबह दामोदर को हाँ नहीं कहा तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। रात दिन क्या करूँ, कैसे करूँ, इसी आग में जलता रहता हूँ। क्या तू चाहती है किसी दिन जिंदगी से निराश होकर मैं अंधे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूँ? उसकी बात से माधवी सिहर उठी। उसने कसकर उसका हाथ थाम लिया और उसके सीने से सिर टिकाकर सिसकने लगी। अब रो मत, मैंने यूं ही भाव में भरकर कुछ ज़्यादा कह दिया। कायर नहीं हूँ मैं, तू जानती है। मैं तेरी बात से बाहर कभी नहीं जा सकता। आप जैसी मर्जी हो, अपना आखिरी फैसला सुना दो। ठीक है, तुम जाओ, वो भीगी आवाज में बोली। गोविंद ने खुशी से उसे गले लगा लिया। उसके कुछ देर बाद गोविंद तो गहरी नींद में सो गया, पर माधवी को सारी रात नींद न आई। दूसरी सुबह जब वो उठी तो उसका सिर भारी लग रहा था। उसने गोविंद को जाने की अनुमति तो दे दी थी, पर कुछ था जो उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। जब से ब्याह हुआ है उसके बाद से वो मुझसे कभी दूर नहीं हुआ। आज पहली बार इतनी दूर जा रहा है, और वो भी इतने दिनों के लिए। शायद इसीलिए मेरा मन इतना परेशान है। उसने खुद को समझाया और उसके जाने की तैयारी में लग गई। नियत दिन गोविंद उससे और कन्हैया से विदा ले रहा। गांव के कई घरों के आगे उसने ये कहकर हाथ जोड़े कि जब तक वो लौट नहीं आता उसके परिवार का ख्याल रखे। चलते वक्त जब प्यार करने के लिए उसने कन्हैया को गोद में उठाया तो वो बोला, बाबा मेरे लिए क्या लाओगे? क्या चाहिए मेरे बेटे को? उसके गालों को चूमते हुए उसने पूछा, मुझे रेलगाड़ी चाहिए। रेलगाड़ी? हाँ, वो जो छुक छुक करती धुआं उड़ाती है ना, वही वाली। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी रेलगाड़ी जरूर लेकर आऊँगा। कन्हैया का चेहरा खुशी से खिल उठा। अच्छा कन्हैया, जब तक मैं वापस नहीं लौट आता तब तक तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। उसे परेशान बिल्कुल मत करना, समझे? जी, वो सिर हिलाते हुए बोला। माधवी वहीं खड़ी भीगी पलकों से गोविंद को अपलक निहार रही थी। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, वो उसके पास आकर बोला, और कुछ पैसे जो गांव के दुकानदार से उधारी पर लेकर आया था उसे माधवी की हथेली पर रख दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज गले से बाहर ही ना निकली, और गोविंद सबसे विदा लेकर वहाँ से चला गया। गोविंद को घर से गए आज दूसरा दिन था। वो जल्दी लौट आएगा और फिर उनकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठकर अपने बेचैन मन को समझाकर अभी वो अनिच्छा से घर के कामों में लगी हुई थी कि दामोदर का पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। उसके घर आया और हाँफते हुए बोला, माधवी बहन, एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? लेकिन क्या? उसका कलेजा कांप गया। दामोदर और गोविंद जिस रेलगाड़ी से जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। क्या बोल रहे हो भैया? और वो भला रेलगाड़ी से क्यों जाने लगे? वो दोनों तो बस से निकले थे ना। गांव से शहर तक सभी बस से ही जाते हैं माधवी बहन, और उसके बाद रेलगाड़ी से आगे तक जाना होता है। दामोदर ने मुझे यही समझाया था, और उसने जिस रेलगाड़ी से जाने का जिक्र किया था वही पटरी से उतर गई। अब उन दोनों का क्या हाल है भगवान ही जाने।
माधवी किसी भूत की तरह स्थिर खड़ी हो गई। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर एक बूंद आंसू ना निकला। नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। वो जहाँ भी है सही सलामत है। वो अपने आप को समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में सारा गांव उसके दरवाजे पर जमा हो गया था। सब उसे दिलासा दे रहे थे। कोई कहता हौसला रखो, अभी खबर पूरी नहीं मिली है। जरूरी नहीं कि गाड़ी में जितने लोग थे सभी के साथ बुरा ही हुआ हो सकता है वो दोनों जिस बोगी में थे वो सुरक्षित हो। कोई कहता एक बार वहाँ जाकर पता कर लेना चाहिए। कोई कहता इस हालत में ये बेचारी कहाँ जाएगी, कुछ लोग ही जाकर पता लगा आए। और इन सब के बीच वो अपने में ही कहीं खोई हुई थी। तभी उसे कन्हैया का ध्यान आया, जो अब तक सोकर भी नहीं उठा था। अगर उसके कानों में ये बात पड़ गई तो ये सोचते ही वह घबरा गई। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। वो सबकी ओर पलटकर बोली, पर तुम कब तक छुपा सकती हो? कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ही, है ना? गांव की ही एक औरत बोली। उसकी बात सुनकर माधवी, जो पहले से ही बहुत अधिक परेशान थी, गुस्से से जल उठी। वो अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोली, क्या पता चलेगा? ऐसा क्या हो गया जिसका मुझे शोक मनाना चाहिए? किसी को ये तक पक्का नहीं है कि वो उस गाड़ी में था भी या नहीं। वो तेज आवाज में बोली। माधवी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद किसी को ना थी। सब उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। माधवी को भी महसूस हुआ उसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यहाँ सब उसकी मदद के लिए ही तो आए हैं। अपनी भूल सुधारती हुई वो गिड़गिड़ा कर बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है उसे। मैं जानती हूँ वो जल्दी ही लौट आएगा, पर तब तक मेरे बेटे को ये पता नहीं चलना चाहिए। वैसे ही उसके जाने से बहुत दुखी है वो। अभी वो उठने ही वाला होगा। अब कोई इस बारे में बात ना करना। मैं हाथ जोड़ती हूँ। माधवी हाथ जोड़ रही थी, पर उस औरत को लगा जैसे माधवी ने जानबूझकर उसका अपमान किया है। उसकी माफ़ी से उसे संतोष ना हुआ। हम तो इसे सांत्वना देने आए थे, पर इसके तेवर तो देखो, हमें ही आंख दिखाती है। अब भगवान ही मालिक है इसका। कहकर वो गुस्से से उठकर वहाँ से जाने लगी। सुनो, इसकी बात पर कान न धरो। पहले से ही बहुत दुखी है ये। दुख में आदमी अपना होश खो ही देता है। तुम तो समझदार हो। कहते हुए उर्मिला ने उसे खींचकर वापस अपने पास बिठा लिया। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी दामोदर के कुछ रिश्तेदार वहाँ आ पहुँचे और माधवी से बोले, दामोदर तो अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया है, ये कहकर कि वहाँ पहुँचते ही नया फ़ोन ले लेगा। तुम गोविंद का नंबर दे दो। कोई नंबर नहीं है मेरे पास। क्या उसके जाने के बाद तुमने एक बार भी बात ना की उससे? नहीं, कोई बात नहीं हुई मेरी। घर में एक ही फ़ोन था। उस दिन सामान के साथ लुटेरे उसे भी ले गए। वो उदास स्वर में बोली, अच्छा कोई बात नहीं, हम उनकी खोज खबर में जा रहे हैं। तुम्हारा कोई अपना है तो बोल दो हमारे साथ चलने के लिए। मेरा उसके सिवा और कोई नहीं, मैं खुद चलूँगी तुम्हारे साथ। माधवी बोली, नहीं माधवी, तुम कहाँ बच्चे के साथ इस हाल में भटकोगी? जब ये लोग जा रहे हैं तो क्या दोनों का पता लगाकर नहीं लौटेंगे? उर्मिला बोली, ये ठीक बोल रही है,
तुम्हारे साथ चलने से हमारी ही जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। चिंता मत करो बहन, हम दोनों की खोज खबर लेकर आते हैं। कहकर वो लोग चले गए। अब जब तक वो लोग वापस नहीं आते, वहाँ क्या हुआ था किसी को पता चलने वाला नहीं था। इसीलिए एक एक कर सब उठकर जाने लगे। 3 दिन बाद खबर मिली, उन दोनों का कहीं नाम नहीं था उस हादसे में, ना जिंदा लोगों में और ना ही मुर्दा में। सुनकर उसने एक संतोष की सांस ली। वो जहाँ कहीं भी है सही सलामत है, इसी आस में अब माधवी अपने दिन काट रही थी। अब दिन भर ऐसे ही बैठी रहेगी क्या? मुझे भूख लगी है, खाना दे, कन्हैया पुकार रहा था। पर माधवी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। माँ माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने उसे जोर से हिलाया तो वो अपने अतीत से बाहर निकल आई। हाँ बेटा, भूख लगी है ना? आज खाना नहीं बनाया तुमने? माधवी जैसे गहरी नींद से जागी हो। उसे याद आया कि उसने अब तक खाना बनाया ही नहीं। मैं अभी तेरे लिए रोटियां सेक देती हूँ, कहकर वो उठी और तेजी से रसोई घर की ओर बढ़ गई। आजकल तो तुम रोज ऐसा ही करती हो, तुम्हें किसी बात का होश ही नहीं रहता। उनके जाने के बाद कन्हैया भुनभुनाया। हर बीतते दिन के साथ घर के हालात बदलते जा रहे थे। जहां माधवी अब पहले से बहुत अधिक शांत हो गई थी, बहुत जरूरी होने पर ही उसके मुंह से आवाज निकलती, वही कन्हैया अब बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर गुस्सा करना अब उसका स्वभाव बन गया था। इन 4 महीनों में ही उनकी जिंदगी जैसे बदल सी गई थी। कन्हैया बैठकर खाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद माधवी कटोरी में दूध रोटी लेकर आई और उसके आगे रख दिए। आज फिर से दूध रोटी? तो क्या कुछ अच्छा नहीं पका सकती? बाबा थे तो हर रोज कितना अच्छा खाना मिलता था, और अब तू कुछ भी उठाकर मेरे आगे रख देती है। कन्हैया फिर गुस्से से बोला। माधवी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और कन्हैया से बोली, पीछे उपलों की छोटी बोरी है, रामेश्वर की दुकान तक पहुँचा देना। मैं नहीं जाने वाला, वो बेरुखी से बोला। क्यों नहीं जाएगा? सारा दिन बस अपनी मनमानी करता रहता है तू। नहीं करेगा तो और कौन करेगा बाहर का काम करने के लिए? वो गुस्से से बोली। खुद नहीं जा सकती तो बाबा को क्यों नहीं बुला लेती? वैसे भी वो बुढ़ा रामेश्वर मुझे फूटी आंख नहीं भाता। जब देखो दांत दिखाता है और कहता है, तू क्यों आ गया रे शैतान? अगली बार अपनी माँ को भेज देना। ऐसा बोलता है वो, और क्या? और कहता है, पूरे 3,000 का कर्जा है तेरे सिर पर। तेरा बाप तो उधार लेकर चला गया, अब देखता हूँ तेरी माँ कैसे चुकाती है। तो उसका उधार चुका क्यों नहीं देती? जल्दी ही चुका दूंगी। अब तू जा और सुन, अगर उपलों के पैसे ना दे तो तू झगड़ना मत, ठीक है? कहकर कन्हैया चला गया और माधवी खड़ी खड़ी सोचने लगी, अगर हाथ में पैसे होते तो मैं क्यों उसे इंतजार कराती? सबसे पहले उसका ही कर्जा उतारती। पर क्या करूं? लेकिन अब ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से भी कुछ ना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके दिए 3,000 से मैंने जैसे तैसे अब तक काट लिया, पर अब आगे क्या?
अगर जल्दी ही कुछ ना सोचा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। चिंता से पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगी थी। माधवी, माधवी, कहाँ है तू? उर्मिला ने दरवाजे से आवाज लगाई। यहाँ हूँ, भीतर आ जाओ। माधवी ने कमरे से ही आवाज दी। क्या बात है, ऐसे खाट पर पड़ी है? काम वाम सब निपट गया क्या? आज कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। चलने से ही सिर घूमता है। कब से लग रहा है ऐसा? कल तक तो ठीक थी, आज सुबह से ही। और ये कन्हैया भी न जाने कहाँ चला गया। आजकल तो पाँव टिकते ही नहीं उसके घर में। उसे तो अब जरा भी मेरी परवाह नहीं है। बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। कुछ खाया कि नहीं? सुबह किसी तरह उठाकर कुछ रोटियां सेक दी थी। कुछ खाकर गया, कुछ अब भी पड़ी है। आएगा तो दूध रोटी खा लेगा। और तू? मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं। खाना देखते ही उल्टी आती है। अब तक ये तो शुरू के कुछ महीने तक ही होते हैं ना। अब तक तो तुम्हारे शरीर को इसकी आदत पड़ जाना था। तू ऐसा कर, एक बार चलकर डॉक्टर को दिखा ले। पर मैं अकेली। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। और तू खुद को अकेली क्यों समझती है? मैंने तो तुझे सदा ही अपनी छोटी बहन माना है। अपने बुरे वक्त में उर्मिला से मिल रहे इस अपनेपन से माधवी का गला भर आया। अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता? वो रोती हुई बोली। अब ये सब सोचना बंद कर। हम आज शाम ही अस्पताल चलेंगे। उसकी बात सुनकर माधवी का चेहरा उतर गया। अब क्या हुआ? मैं नहीं जा सकती उर्मिला, नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? वो अरे वो क्या कर रही है? बोल ना। मेरे हाथ से सारे पैसे खत्म हो गए। बस 100 रुपया बचा है। उसे बचा कर रखी हूँ किसी बुरे दिन के लिए। घर में चावल और थोड़े आटे के सिवा और कुछ नहीं। एक गाय है तो कन्हैया के दूध की व्यवस्था हो जाती है। अभी कुछ दिनों बाद ही 8वां महीना लग जाएगा। इस हाल में मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। उसकी बात सुनकर उर्मिला आश्चर्य में पड़ गई। ऐसे समय में ये सब सह रही है। मुझसे कभी बोली भी नहीं। क्या बोलती? तुम्हारी भी अपनी परेशानियां हैं। डरती थी कहीं तुम ये ना समझ लो कि मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। अपने मायके में खबर क्यों नहीं भेज देती? किसे भेजूं? कौन है मेरा? तू तो जानती है, जन्म के कुछ साल बाद ही एक हादसे में माँ बाप दोनों चल बसे। दादी थी जो अब तक जिंदा रही। माँ बाप दोनों का प्यार देती रही। पर मेरी शादी के साल भर बाद वो भी। अब कोई नहीं है मेरा। और ननिहाल वाले दादी से ही सुना था मामा मामी है। पर माँ के जाने के बाद उन्होंने कभी मेरी खोज खबर नहीं ली। मेरे लिए तो वो अब अजनबी समान है। ऐसे ही होते हैं ये रिश्तेदार। सोचा होगा कहीं लड़की गले ना पड़ जाए, इसीलिए कभी देखने भी ना आए। मेरी दादी भी यही कहती थी।
पर भगवान जाने सच क्या है, होगी उनकी भी अपनी कोई मजबूरी। उसकी बात सुन उर्मिला चिंता में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा तू चिंता ना कर, ईश्वर सब ठीक करेंगे। और हम तो सरकारी अस्पताल जा रहे हैं, है ना, वहाँ पैसे नहीं लगते। ये दूध रोटी देख देख कर तुम्हें रुचि हो गई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ चटपटा बना कर लाती हूँ, अपना ख्याल रखना, कहकर वो वहाँ से चली गई। तू कहता था ना माधवी तुझे कभी कोई तनाव नहीं होता, क्या रे सारा दिन हंसती खिलखिलाती रहती है, एक बार आकर अपनी माधवी को देख क्यों नहीं लेता। फिर से खाट पर लेटकर आंसुओं से अपना तकिया भिगोने लगी। उर्मिला के हाथ तेजी से रसोई घर में चल रहे थे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या बना रही हो? उसका पति हरिया उसके पास आकर बोला, मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ। अरे वाह, मेरी पसंद के आलू के पकोड़े, आज तुम्हें मेरा इतना ख्याल कैसे आ गया? ये माधवी के लिए है। ओ, तभी मैं सोचूं, मेरी नहीं, यहाँ अपनी सखी का ख्याल रखा जा रहा है। नाराज क्यों हो रहे हो? बना जरूर अपनी सखी के लिए रही हूँ, पर पसंद की तो तुम्हारी ही बनी है ना। मुझे दोनों की परवाह है, तुम नहीं जानते हरिया, वो बहुत बुरे दिनों से गुजर रही है। कैसी हंसती खेलती जिंदगी थी उसकी, और अब क्या हो गया? ईश्वर किसी को ऐसे बुरे दिन ना दिखाए। बहुत मन कर रहा है उसकी मदद का, पर क्या करूं? यहाँ तो अपने घर ही तंगी चल रही है। अपने घर की तंगी तो जल्दी ही दूर हो जाएगी, तो उसकी परवाह मत कर। पैसे जमा हो गए हैं, अब मैं और शंकर मिलकर जल्दी ही मिलकर अपना ईंट का भट्टा का सपना पूरा कर लेंगे। फिर हमारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। काश की बेचारी माधवी के जीवन में भी कोई चमत्कार हो जाए। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? वो उदास स्वर में बोली। हम क्या कर सकते हैं उर्मिला, तुमसे जितना बन पड़ रहा है, तू तो मदद कर रही है ना। अगर काम करने लायक होती तो मैं कहीं ना कहीं काम पर लगा देता, पर ऐसी हालत में अब क्या करूं? उर्मिला कुछ नहीं बोली। अच्छा सुन, काम शुरू करने के लिए ये कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, शंकर को देना है, तो इसे संभाल कर रख दे। घर पर क्यों रख रहे हो? जिसका है उसे दे दो ना, चिंता नहीं रहेगी। उसने ही कहा है अभी घर पर रख, जब जरूरत होगी मैं मांग लूँगा। अच्छा ठीक है, कहकर वो मुड़ी तो देखी। आंगन में उसका बेटा अर्जुन कन्हैया के साथ खेल रहा था। ओ कन्हैया, कहीं जाना नहीं, जरा रुको, पकोड़े बनाए हैं, घर ले जाना, उसने आवाज़ दी। पकोड़े? कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। वो भागकर उर्मिला के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अलमारी में पैसे रखकर उर्मिला उसका हाथ थामे रसोई की ओर बढ़ गई। माधवी अस्पताल से वापस घर लौट आई थी। डॉक्टर ने कहा शरीर में खून की कमी हो गई है, उसे पौष्टिक आहार लेने के साथ साथ भरपूर आराम करने की भी सलाह दी गई थी। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी थी, एक दो जो अस्पताल में मुफ्त में मिल रही थी, वही लेकर वो घर लौट आई थी। बाहर से दवाई खरीदकर वो बचे हुए पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। आने जाने में ही वो इतनी थक गई थी कि घर आते ही खाट पर लेट गई। देख माधवी, अब तो डॉक्टर ने भी तुझे पूरी तरह आराम करने को कहा है, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा तनाव ना ले। तुझसे जितना होगा, मुझसे जितना होगा उतना मैं ज़रूर करूँगी। समझा बुझा कर उर्मिला अपने घर चली गई।
जब शाम घिर आई तो कन्हैया लौटा था। वापस आकर देखा तो घर में अंधेरा है। बत्ती जलाकर माधवी को ढूंढता हुआ वो कमरे में पहुंचा तो देखा माधवी गहरी नींद में सो रही थी। मुझसे कहती है सांझ को दिया बाती के वक्त नहीं सोना चाहिए और खुद यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। वो तेज आवाज में बोला। माधवी की नींद खुल गई। अरे इतना अंधेरा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, वो चौंक कर बोली। आजकल तुझे वैसे भी कहाँ कुछ पता रहता है। कन्हैया के स्वर से भी उसकी बेरुखी का भान हो रहा था। ए कन्हैया, जरा सुनना, जा जरा हाथ पैर धोकर सारे घर में अगरबत्ती दिखा दो। नहीं करना मुझे ये लड़कियों वाले काम। जब काम कराना हो तभी मीठा बोलती है, नहीं तो कोई परवाह ही नहीं। क्या परवाह नहीं? तेरी नहीं तो किसकी परवाह नहीं मुझे? किसकी परवाह है मुझे? मेरी परवाह है। झूठी कहीं की। पहले जब बाबा थे तब सूरज ढलते ही अगर मैं घर में ना लौटा तो सारे गांव में ढूंढने निकल जाती थी। और अब दिन भर मैं घर आऊं या ना आऊं, तुझे किसी बात से कोई फर्क ना पड़ता है क्या? वो गुस्से से बोला। ऐसी बात नहीं है बेटा, आज मेरी आंख लग गई थी। ये आज की नहीं, अब तो रोज की ही बात है। बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। नहीं, मुझे आज जानना है वो कब आएंगे। अब मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें सब पता है, झूठ बोलती हो तुम। मुझे मेरी रेलगाड़ी चाहिए। पढ़ने का समय हो गया है, जा अपनी किताबें निकाल कर बैठ। मेरी कॉपी ख़त्म हो गई है, दिला दो। दिला दूंगी, अभी तो तेरी छुट्टियां चल रही है ना। छुट्टियों में भी तो होमवर्क करना ही होता है ना। ठीक है, कॉपी नहीं देती तो तू रेलगाड़ी ही दिला दे। दिला दूंगी, अब जा यहाँ से, मुझे और भी काम है। कब दिलाएगी? कल। नहीं तो? क्यों मुझे पागल कर रहा है? जाता क्यों नहीं यहाँ से? जब तक तू ये वादा नहीं कर लेती कि तू मुझे कब रेलगाड़ी दिलाएगी, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। कन्हैया की इस जिद से माधवी गुस्से से भर उठी और उसने एक जोर का चांटा उसे मार दिया। फिर गुस्से से बोली, रेलगाड़ी रेलगाड़ी करके दिमाग खराब कर रखा है। यही मांगा था ना तूने जब तेरा बाप घर से जा रहा था। तो सुन, यही रेलगाड़ी तेरे बाप को खा गई और अब इसे मांग मांग तू अपनी माँ को भी खा जा। कैसा बेटा है रे तू? जानता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल गई थी। ये भी जानता है कि मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी एक बार आकर प्यार से ये ना पूछा कि माँ अब तो कैसी है। क्या कहा डॉक्टर ने? इस स्वार्थी को बस अपनी ही पड़ी है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। माधवी फूट फूट कर रोने लगी और कन्हैया वहीं खड़ा उसे चुपचाप देखता रहा और कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद बोला, अब खाने को भी नहीं देगी क्या? भूख लगी है। माधवी उसे आश्चर्य से घूरने लगी। क्या ये उसका वही कन्हैया है? ऐसे क्या देख रही है? नहीं देना है तो मत दे। अब कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे, ना खाना ना ही रेलगाड़ी। बाबा के जाने के बाद अब तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी ना। एक एक बात याद रख रहा हूँ मैं, बस एक बार बाबा को लौट आने दे, कहकर वो तेजी से बाहर चला गया। कुछ देर बाद आवाज़ सुन जब वो कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा कन्हैया घंटी बजाते हुए सारे घर में अगरबत्ती दिखा रहा था। अपने आंचल से उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसने कन्हैया पर हाथ उठाया। सही तो कह रहा था वो, जिस बच्चे को पहले गोद में बिठाकर खिलाती थी, सारा दिन दुलारती रहती थी, अब वो उसका ध्यान ही नहीं रख पाती। वो रसोई घर में चली गई और चावल धोने लगी। चावल पकने के बाद उसने कन्हैया को पुकारा तो वो आकर सामने खड़ा हो गया।
नमकीन चावल तुझे पसंद है ना, खा, आजा मैं तुझे खिलाती हूँ। कन्हैया उससे बिल्कुल सट कर बैठ गया। वो खिलाती रही और वो चुपचाप खाता रहा। कुछ देर बाद जब माधवी खाने लगी तो कन्हैया बोला, तू ये जो माड़ भात खाती है ना, इसीलिए तुझे कमजोरी हो गई है। ये किसने कहा तुझसे? उर्मिला चाची ने, मुझसे कह रही थी तेरे खाने पीने का ख्याल रखने को। अब मैं कैसे रखूं भला? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, तू बस अपनी नाराजगी छोड़कर खुश रहा कर। माधवी के चेहरे पर बहुत दिनों के बाद आज संतोष दिखाई दे रहा था। गोविंद के कहीं खो जाने का दुख, गरीबी, आने वाले कल की चिंता में वो अपने बेटे के बचपन की बलि नहीं चढ़ाना चाहती थी। उसने खुद से वादा किया अब वो हर पल कन्हैया का ध्यान रखेगी, उसे उसके पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। पर हमेशा वैसा कहाँ होता है जैसा इंसान सोचता है। सुख का कह लो या दुख का, एक कांटा सदा सिर पर लटकते ही रहता है, जिसे सब नियति कहते हैं। जिस बच्चे को ही हर जिम्मेदारी उठाकर वो उसे हर पल खुश देखना चाहती थी, उसी के सिर का वो खुद सबसे बड़ा बोझ बनने वाली थी। कन्हैया उस दिन जब घर लौटा तो माधवी आंगन में पड़ी तड़प रही थी। उसे देखते ही पूरी ताकत लगाकर इतना ही बोल पाई, उर्मिला को बुला ला। कन्हैया तेजी से बाहर भागा और जब लौटा तो उर्मिला उसके साथ थी। कुछ ही देर में गांव की दाई को बुला लिया गया। बहुत देर तक निरीक्षण करने के बाद दाई ने अपने हाथ खड़े कर लिए। बोली, ये मेरे बस का नहीं, इसके शरीर में खून बहुत कम है और ताकत ना के बराबर है। बच्चा समय से पहले बाहर आना चाहता है। अगर यहाँ घर पर कोशिश की गई तो दोनों की जान को खतरा है। इसे अभी अस्पताल ले जाओ। उर्मिला को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। हरिया भी काम से बाहर गया था। वो परेशान सी घर से बाहर निकली, तभी उसकी नज़र शंकर पर पड़ी। वो भागकर उसके पास पहुंची और बोली, शंकर, माधवी की मदद कर दो, उसकी जान को खतरा है, अभी अस्पताल ले जाना होगा। ठीक है भाभी, मैं कुछ करता हूँ, कहकर वो तेजी से गया और जब लौटा तो गांव के भोला ऑटो वालों के साथ था। आनन फानन में उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि उसकी सिजेरियन डिलीवरी करनी होगी। ऑपरेशन तो मुफ्त में हो जाएगा, पर कई ऐसी दवाएं और इंजेक्शन हैं जो उनके पास उपलब्ध नहीं है। वो उन्हें बाहर से खरीद कर लाना होगा और उसे खून की आवश्यकता है, वो भी उसे बाहर से ही लाना होगा। उर्मिला जब डॉक्टर की लिखी पर्ची लेने पहुंची तो बिल 1300 रुपये का आया था। नर्स से उसने पता किया तो वो बोली, कुल मिलाकर कम से कम वहाँ का खर्च 2-2.5 हजार तक आ ही जाएगा। उस वक्त उसके हाथ में 300 रुपये थे। वो मुंह लटकाकर शंकर के पास पहुंची। क्या हुआ? उसका चेहरा यूं उतरा देखकर शंकर ने पूछा। 1300 का बिल आया है और हाथ में सिर्फ 300 रुपये हैं। कुल मिलाकर कम से कम 2000 तो लग ही जाएंगे। मैंने पता किया, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी आज साथ नहीं तो कोई हल निकाल लेते। शंकर कुछ देर सोचने के बाद बोला, आज ही काम के लिए 6000 निकाले थे, तुम इनमें से ये 3000 रख लो। माधवी से कहना जब ठीक होकर घर लौटेगी तो मुझे चुका देगी, और तुम्हारा काम उससे ज़रूरी अभी इसकी जान बचाना है। मैं कुछ और इंतजाम कर लूँगा। उर्मिला के पास तब अधिक सोचने का वक्त नहीं था। उसे उस वक्त शंकर कोई भगवान से कम नहीं लगा। उसका शुक्रिया अदा कर वो तेजी से दवाएं लेने चली गई। अब आगे क्या होने वाला है? क्या गोविंद वापस आएगा? माधवी को बेटा होगा या फिर बेटी? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।